नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में चुनाव के लिए क्या है तैयारी। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। चुनाव का प्रभार केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है। यही नहीं, पूरे यूपी को 6 भागों में बांटा गया है और सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। इन सभी 6 क्षेत्रों के लिए पार्टी ने संगठन की तरफ से अलग अलग प्रभारी भी तैनात किए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यूपी का जाति समीकरण साधने के लिए इस टीम में भी जाति का समीकरण साधा गया है। अब सवाल है कि विकास नहीं, जाति के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। किस विकास के मुद्दे पीछे रह गए हैं, जाति समीकरणों से जीती जाएगी चुनाव। विकास के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी धन के बाद अब जाति के चुनावी खेल में सबसे अगुआ पार्टी बन गई है। यूपी में सबसे ज्यादा 45% आबादी ओबीसी की है और 8 करोड़ से ज्यादा मतदाता पिछड़े वर्ग से हैं। ऐसे में उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान को यूपी में चुनाव का प्रभार दिया है। धर्मेंद्र प्रधान खुद भी ओबीसी हैं। यही नहीं, धर्मेंद्र ने छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में पिछड़ी जातियों को बीजेपी से जोड़ने का काम किया है। वहीं उत्तराखंड में वो जेपी नड्डा के साथ चुनाव की कमान संभाल चुके हैं। पिछड़ों को मनाने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को शामिल किया गया था। पिछड़ों में यादवों की आबादी 10% से ज्यादा है, इसीलिए अन्नपूर्णा देवी को सह प्रभारी बनाया गया है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद भी पिछड़े वर्ग से हैं। कुल मिलाकर इस बार एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए यूपी में बीजेपी पिछड़ा दल बन गई है। पिछड़ों के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों को मनाने के लिए सरोज पांडे को जिम्मा सौंपा गया है। पंडित जी लोगों को खुश करने के लिए यूपी से अजय मिश्रा जी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में भूमिहारों को दरकिनार रखने वाली बीजेपी को इस बार उनकी बहुत याद सता रही है। इसीलिए विवेक ठाकुर को भूमिहारों को हार माला पहनाने के लिए रखा गया है। विवेक ठाकुर बिहार के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं। यूपी के वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में भूमिहारों की अच्छी तादाद है और पूरे प्रदेश में 2% भूमिहार है। ऐसे में भूमिहार भले ही जिता नहीं पाए, लेकिन हराने की ताकत तो रखते ही हैं, क्योंकि 2% वोट ही गलाकाट चुनाव में काफी अहमियत रखता है। इसीलिए मोदी जी AK शर्मा को मंत्री बनाकर यूपी के सचिवालय की कमान सौंपना चाहते थे, लेकिन योगी के विरोध से संभव न हो सका। दलितों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मायावती से बचे दलितों को साथ लाने के लिए राजस्थान मूल के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश में 22% दलित मतदाता है। राजस्थान सीमा से जुड़े ब्रज क्षेत्र में इनकी बड़ी आबादी है। पीएम मोदी ने भी इसीलिए अपने मंत्रिमंडल में 3 दलित मंत्रियों को शामिल किया है। असली टेंशन पश्चिम यूपी में है। बीजेपी को किसानों से कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि जाट किसान अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, तो मुस्लिम हर हर महादेव से आकाश गुंजा रहे हैं। ऐसे में नफरत की खेती इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बिगड़े जाटों को मनाने के लिए कैप्टन अभिमन्यु को लाया गया है, लेकिन मोदी जी अभिमन्यु पर भरोसा नहीं करते। वो खुद राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए पश्चिमी यूपी आने वाले हैं। कहा जाता है कि जिन्ना के खिलाफ राजा महेंद्र प्रताप ने महात्मा गांधी को चेताया, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि राजा महेंद्र RSS के कट्टर विरोधी थे। बहरहाल राजा महेंद्र प्रताप और जिन्ना के बहाने हिंदू मुसलमान होना तय माना जा रहा है। वहीं उग्र हिंदुत्व की राजनीति को धार देने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। अनुराग ठाकुर पर दिल्ली विधानसभा में देश के गद्दारों को गोली मारने जैसे नारे लगाने के आरोप लगे थे। अनुराग ठाकुर राजपूत वोटों को भी जोड़े रखने के लिए खासी अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं कर्नाटक की शोभा करंदलाजे भी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए पहचानी जाती हैं। जाहिर है कि चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी की इतने स्तर की रणनीति का मुकाबला करते कोई भी विपक्षी दल नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब 2019
तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और खास तौर पे अगर फोकस करें तो उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां फोकस कर रही हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। चुनाव का प्रभार केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है और यही नहीं, पूरे यूपी को 6 भागों में बांट दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के सानिध्य से देखे या इस संदर्भ में देखे तो बीजेपी तो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए। लेकिन बाकी पार्टियों की किस तरह की तैयारियां हैं ये भी आज जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी ही स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, रमन मलिक जी स्पोक पर्सन है बीजेपी के और साथ ही साथ मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमन जी आपसे है। सर, ये जो 6 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है और जिस तरह से नियुक्तियां की गई है, धर्मेंद्र प्रधान को ये कहा जा सकता है कि एक अहम जिम्मेदारी दी गई क्या, और भी तमाम नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई कि अनुराग ठाकुर की बात करें या कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में अब क्या यूं कहा जाए कि बीजेपी बहुत पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, चुनाव कोई भी हो, चाहे वो पार्षदी का हो, ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा हर चुनाव को संगठन के तौर पे लड़ती है और संगठन अपनी कार्यकर्ताओं को जो किसी भी पद पे हो या ना हो, उनको उनके कार्य क्षेत्र के हिसाब से जहां उन्हें सही लगती है वहां तक काम देते हैं और काम लगा के एक संगठन चुनाव लड़ता है। ये इसलिए थोड़ा सा मेरे मित्रों को अजीब लगता होगा या वो इसके विरोध में बोलेंगे, क्योंकि वहां नेताओं के संगठन हैं और यहाँ संगठन के नेता होते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा मेरे मित्रों को अजीब लगता होगा, क्योंकि वो प्रोप्राइटरशिप कंपनियों के कारिंदे हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं का दल है और उस कार्यकर्ताओं के दल में से कोई भी कार्यकर्ता नीचे वाले लेवल से उठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनता है, ये आप सबने देखा। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, जातिगत आधार पर बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है कि हर वर्ग को साधा जाए। इससे पहले आपने मंत्रिमंडल विस्तार भी देखा होगा सर, और आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरह से पूरे हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। और अब जिस तरह से 6 जोन में बांटा गया उससे भी आप अंदाजा लगा चुके होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से किसानों को साधने के लिए या फिर उनका भरोसा जीतने के लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है, यानी कि जहां जहां पर इनको लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को खामियां कमियां है या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये हमें नुकसान पहुंचाए, वहां पर कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस किस तरह की तैयारी में जुटी है? नेहा जी, कांग्रेस तो जनता के बीच में है। अब जैसे रमन जी ने ये भी कह दिया कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं के पास है। इनके पास 2 व्यापारी हैं जो देश बेच रहे हैं और 2 व्यापारी हैं जो देश खरीद रहे हैं। बाकी सब संगठन के कार्यकर्ता के संगठन, पता नहीं जो भी इनकी शब्दावली हो, ये जाने इनका, अब वो जाने, अब इनको अजीब लगेगा, हमें नहीं पता है। लेकिन हम एक चीज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हम 2 और हमारे 2 की सरकार अब नहीं चलने वाली। इन्होंने अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को राधे मोहन सिंह जी की जगह लाए। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से किया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी सक्षम व्यक्ति हैं और राधे मोहन सिंह जी फेलियर व्यक्ति थे। बदलना मुख्यमंत्री को था और बदल इन्होंने अपने को उसको दिया जो राष्ट्रीय इनका प्रभारी महासचिव है। तो आज इनकी बहुत स्पष्ट नीति रीति प्रीति समझ में आ गई है कि योगी आदित्यनाथ जी को बदलने की ना इनकी हिम्मत है, ना इनकी हैसियत है, ना इनका हौसला है। तो अब आज बाकी लोगों को बदल करके अगर किसानों का आंदोलन ठीक हो गया हो तो मुझे बता दीजिए। इतने 6 प्रभारी 60 प्रभारी ला रहे हैं, उससे अगर किसानों की एमएसपी गन्ने की इन्होंने बढ़ा दी हो तो हमें बता दीजिए। 1850 रुपए में 40 रुपए की एमएसपी बढ़ाई है, 2% भी नहीं होता। अगर पूरे देश की जो इन्फ्लेशन रेट है 10% चल रहा है और आज 2% किसान की आप
क्या नाम गेहूं का दाम आप बढ़ा रहे हैं, 40 रुपए पर क्विंटल बढ़ा रहे हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि देश का इन्फ्लेशन, देश की महंगाई तो 10% के रेट से बढ़ रही और इन्होंने गेहूं का दाम बढ़ा दिया 2% के रेट से। तो आप हमें बताइए, बेरोजगारों को इन्होंने 70 लाख रोजगार दे दिए हो तो बता दें, महिलाओं की अस्मत इनके राज्य में सुरक्षित हो गई हो, अनुराग ठाकुर के आने ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मनोज जी, समाजवादी पार्टी का है सर, हमने कांग्रेस का तो पूछ लिया, बीजेपी का भी हम लगातार देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का है मनोज जी। क्यों बुलाते हैं सर? मैं लौटूंगी आपके पास, आपको भी पूरा वक्त दूंगी सर, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पास और केस नहीं है सर। अगर मैं कोई चीज रिपीट कर रहा हूँ तो समझ में आती है। नहीं सर, अगर मुझे सभी को मौका देना है ना सर। सुरेंद्र जी, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको पूरा वक्त दूंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। मनोज जी देखिए नेहा जी, एक बात मुझे थोड़ा समझ से मेरे परे लग रही है कि बीजेपी पिछड़ा प्रभारी लेके क्यों आ रही है। इन सबसे बेहतर तो होता कि किसी पिछड़े को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते, जैसे पिछली बार 2017 में किया था। ये बताया गया जनता को कि ऐसा है केशव प्रसाद मौर्य जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो सारे पिछड़े एकजुट हो गए और बीजेपी को उन्होंने जिता दिया। तो अब बीजेपी को प्रभारी जो पिछड़ा लेके आए हैं उससे बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए था, जो जनता को विश्वास हो जाता है कि साहब ऐसा है। इस बार तो पूरी तरीके से मोदी जी ने स्पष्ट रूप से चेहरा बना के भेजा है केशव प्रसाद मौर्य को, या किसी XYZ जो पिछड़ा नेता हो, और भी मौर्य हैं और भी निषाद हैं, तमाम सारे नेता हैं, राजभर हैं, किसी को भी बना देते और बेहतर होता, उस तरह चुनाव होता। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, क्या बीजेपी षड्यंत्र कर रही है पिछड़ों के वोट पाने का और पिछड़ों को ठगने का, जो फिर एक पिछड़ा चेहरा प्रभारी दिखा के और योगी आदित्यनाथ को, चलो अगर आप योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहते हो तो उन्हीं का चेहरा घोषित कर कि भैया 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा और यही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। ये बात भी नहीं बता रहे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बार बार कह रहे हैं कि जो चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष जी भले कह रहे हैं कि योगी ही चेहरा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं साहब ऐसा है कुछ नहीं, जो नेतृत्व तय करेगा वही चेहरा होगा। तो अभी नेतृत्व ने तय भी नहीं किया है। तो जनता को कंफ्यूजन में मत डालिए। उत्तर प्रदेश की जनता को अगड़ा देना है, पिछड़ा देना है, अति पिछड़ा देना है, दलित देना है, अति दलित देना है, जो भी देना है वो चुनाव से पहले स्पष्ट कर दो। रमन जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए रमन जी। मैं जवाब दे देता हूँ जी। दोनों ने भाइयों ने सवाल पूछे तो जवाब तो जरूर देने हैं। भाई, दो व्यापारी की बात होती है, एक तो व्यापारी बेचारा चला गया कोतरोसी, दूसरा जीजा अभी बाकी है। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जब बात होती है कि जी किसी ने सेलॉस बना लिया, तो पहला सेलॉस सुरजेवाला की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना था, भूपेंद्र हुड्डा ने लगवाया था। दूसरी बात आती है, फिर बोला जाता है दो दो दो, तो वो दो जो हैं वो 2014 में तो पैदा हुए नहीं, वो तो राजीव गांधी के समय भी बने बड़े फूले और बाद में भी बने बड़े फूले। तो कोई ऐसा इतिहास को ये दो का बता नहीं सकते, क्योंकि दो बैलों की जोड़ी कभी होती थी। अब वो दो बैलों की जोड़ी कहाँ पहुंच गई वो भी देखें। उसके अलावा अब आप ये बार बार बोलते हैं कि 40 रुपए MSP बढ़ाई, ये बढ़ाई। अब आप तो वो लोग हैं जो 2 रुपए का टैक्स देते किसान, ये तो हमारा मुआवजा है 2 रुपए का। अगर नहीं हो या तो बता दूं, एक्सिस बैंक का चेक होता था, खुदा सरकार होती थी, 2 रुपए का टैक्स मिलता था मुआवजा। और जहां तक बढ़ाने की बात है तो ये वही कांग्रेस है जिसने 5 रुपए 10 रुपए गेहूं के ऊपर बढ़ाए थे। ये वही SP वाले हैं जिन्होंने इतना सारा गन्ने का बकाया छोड़ दिया था, जो इस सरकार आज की डेट में 1,43,000 रुपया दे चुकी है। तो ये तो बात इनकी रही। जहां तक बात पिछड़े अगड़े की आती है, ये जनरल डायर की तरह जो अयोध्या के जनरल डायर हैं मुलायम सिंह जी, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी और मार के उनको रस्सी से बांध के, मुद्दे पे आ जाइए, गोली के साथ बांध के उनको सरियों में डाल दिया। मुद्दे पे आ जाइए सर। हाँ। वो लोग जो सिर्फ घोषणा करते थे और उन मुलायम सिंह के घर
शायद औरंगजेब हो गए, तो वो एक अलग व्यवस्था पूरी बन गई, उसमें अगड़ा पिछड़ा सब दिख गया। मुद्दे पे आइए। अब बात आती है कि बार बार ये बोला जा रहा है कि आपने पिछड़ा दिखा दिया प्रभारी। भाई आपके यहाँ भी प्रभारी लगते हैं कांग्रेस के, यहाँ सपा का तो कुछ पता ही नहीं है कि वहां होता क्या है। कल आपको अध्यक्ष बनाएंगे, परसों आपको हटा देंगे, क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन जो ये प्रभारी लगाने की एक विधि है, ये हमारे यहाँ है। चुनाव से पहले चुनाव प्रभारी लगते हैं और वो बड़े स्तर पे देखते हैं चीजों को, उसके बाद चुनाव समीप आते आते और प्रभारी लगते हैं चीजों को देखने के लिए, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए। तो ये तो हमारी आज की बात नहीं है, आप हमेशा चुनाव का उठा के ठीक है, ठीक है। किसानों को लेकर सर एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। मेरा सवाल तो होने से जवाब जी जल्दी से रखिए। मेरा सवाल इतना था कि ये जो दोनों दल बैठे हैं, इन्होंने बोला था यूपी के 2 लौंडे, ये इनका एक डायलॉग, जवान संभाल के, अगर भाषा नहीं आती है तो डायलॉग अगर कहोगे तो तुमको मैं अभी क्या कह दूंगा, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे हमने नहीं सर, नहीं इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल मत करिए प्लीज। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं। बात की जाती है। ठीक है यादव साहब, भाषा मेरे पास, मनोज जी, रमन जी प्लीज, हमारा नहीं है। आप लोग बहुत नहीं ऐसे नहीं, आप अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। बैठे थे तो ये सपा वालों ने डायलॉग दिया था, हमने नहीं दिया था पिछले चुनाव में, ये सपा ने दिया था डायलॉग। जाके अपना चेक कर लीजिए, ठीक है, अपने आर्काइव चेक कर लीजिए, अपने आर्काइव चेक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है सर, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। अगर मैं गलत हुआ तो मैं बाद में माफी मांगूंगा, अपने आर्काइव चेक कर लीजिए। ठीक है मैं रमन जी, आपको इतना चीज बता रहा हूँ कि जब ये पहले एक बारी आके फेल हो चुके, दोनों इकट्ठे जोड़ी लगा के, साथ में बुआ जी भी थी, तो वो ये जो फेल हो गए, उसके बाद आज जो बात करने आ रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना सा पूछता हूँ कि एज एन ऑपोजिशन यूपी के लिए इन दोनों दलों ने, चाहे इकट्ठा या अलग, विकास की किन प्रयोजना के ऊपर प्रदर्शन करें, विकास की किन प्रयोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री से सहयोग मांगा, विकास की किन प्रयोजनाओं के लिए, लोगों के भले, किस भले के लिए, मूलभूत भले के लिए इन्होंने कोई काम करा हो। जब कोविड का समय था तो ये अपने आलीशान बंगलों में 8-8 लाख रुपए की साइकिलों पे। ठीक है सुरेंद्र जी, ये आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पर कि मैं सर आऊंगी, मनोज जी मैं आऊंगी आपके पास, वक्त दूंगी आपको। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं कि जब कोविड आया और जब लॉकडाउन की स्थिति थी, लोग मजदूर जो है पलायन करने को मजबूर थे, तब कांग्रेस भी घर के अंदर दबी बैठी थी, यानी कि कांग्रेस के नेता भी अंदर थे, वो भी सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। और एक बार फिर से रमन जी ने उसी बात को आगे उछाला है। इस पर जवाब आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि जनता भी इसका जवाब मांगेगी सर चुनावों में। नेहा जी, रमन जी को तो थिथराई करनी है, करें, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग भी अगर याद नहीं रखते हैं तो मेरे लिए आश्चर्य की बात होती। सर आप ही बता दीजिए। नहीं वही अब सुन तो लीजिए ना। आप ही लोगों ने अपने चैनल पर चलाया कि कोरोना काल में जितनी मदद कांग्रेस ने करी, जितनी मदद यूथ कांग्रेस ने करी, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक, दिल्ली से लेकर केरल तक, अगर कोई आदमी मदद को दिखाई दे रहा था तो वो यूथ कांग्रेस थी, श्रीनिवास थे, हमारे सारे लोग थे, कांग्रेसी थे। और ये बात हमें खुशी है कि आप लोगों ने भी दिखाई थी। देश तो देश, विदेशी दूतावासों ने भी भारत सरकार से मदद मांगने की जगह न्यूजीलैंड के दूतावास ने हमसे मदद मांगी थी, हमने उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए थे, हमने उनको रेमडेसिविर दिए थे, हमने जनरल वीके सिंह ने मदद मांगी थी उनके भाई को एडमिट कराने के लिए क्या नाम नोएडा में, हमने उनकी, कांग्रेस ने मदद की थी, मानवीय मदद की थी। तो हम तो हमारी जो जितना, चाहे वो मजदूरों का पलायन हो और चाहे किसानों की समस्या हो और चाहे सड़क पर मजदूरों के लिए खाने की बात हो, जितना काम कांग्रेस, ये तो भाजपा ही दुम दबा के बैठे हुए थे, अपने घरों में बैठे हुए थे। ये मूल रूप से असल बात इनका सत्ता का चरित्र ही नहीं है, इनका विरोध का चरित्र है। ये भूल गए कि सरकार हमारी है, हमें काम करना है। ये तो कहते हैं काम सारे कांग्रेस को करने। अरे भाई आप सत्ता छोड़ दीजिए, कांग्रेस काम कर लेगी। अब आप ये तो आपने बीच में मत बोलो और सलमान खुर्शीद को बोला था, और रमन साहब बीच में मत बोलो। अगर आप बीच में बोलोगे तो आपको बहस करनी मुश्किल हो जाएगी।
अगर आप खेतराई करना है, झूठ करना है, छल करना है, कपट करना है, प्रपंच करना है, तो पुस्तक लेके आया करो, सही काम किया करो। अभी एक मिनट, अब चुप रह के सुनो। राशन के नहीं तो रमन जी सुन लेते हैं। देखिए सुरेंद्र जी बीच में नहीं बोले थे, अभी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी। सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी बातों को पूरा कर लीजिए। बहुत जल्दी मत कराइए, क्योंकि इनको आप 10 मिनट का समय देती हैं और हमें आप 2 मिनट में कह देती हैं, तो ये गलत बात है। सत्ता से इतना दबना ठीक नहीं। सर कोई दबता नहीं है सर, इस तरह के आरोप मत लगाइए हम लोगों पर। हम आपसे भी वही सवाल करते हैं, सत्ता से भी वही सवाल करते हैं, इस तरह के आरोप मत लगाइए हम लोगों पर। अरे रमन भाई सुन तो लो, सुन लो। आप तो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत गलत पार्टी में संगत गलत है आपकी, वरना तो आप अच्छे आदमी हो। आप मेरी बात सुन लो। अब किसान पर आप 40 रुपए के दाम बढ़ाते हो। किसान कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आपने डीजल का दाम कर दिया 2 गुना, 55 रुपए का डीजल था, 100 रुपए का डीजल कर दिया। आपने यूरिया के कट्टे में से 5 किलो चोरी कर ली, डाका डाला है आपने, 45 किलो का कट्टा कर दिया और दाम कर दिया दुगने। आपने डीएपी का कट्टा 3 गुना कर दिया। आपने कर दिया जो है दवाइयां और फार्मिंग इक्विपमेंट 18% महंगे कर दिए, और पर एकड़ आपने खर्चा कर दिया 22,000 रुपए बढ़ा दिया खर्चा। तो आपने खर्च दूना कर दिया, आमदनी दूनी नहीं की, आमदनी तो आधी कर दी, और किसान को दे दिया आपने 40 रुपए का झुंझुना। 4 साल हो गए उत्तर प्रदेश में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया आपने। कह रहे हो 1,43,000 करोड़ दे दिया। अरे अपनी जेब से दिया है, ससुराल से लाए थे मोदी जी क्या? पंचायत होती है, महापंचायत के जरिए क्या ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार बनाने में वो बहुत अहम भूमिका ना निभाए, लेकिन बिगाड़ जरूर सकते हैं सरकार का खेल? देखिए, वो किसानों का अपना इंटरनल मैटर है और उसको मैं राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि विपक्ष के एक राजनीतिक दल होने की हैसियत से हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और हम उन्हें उस आंदोलन में जो मदद की जा सकती है उस मदद का हमेशा से साथ दें। मैं खुद किसान आंदोलन के दौरान लखनऊ में जब हमने आंदोलन किया तो मैं जेल गया, 7 दिन के बाद हमारी जमानत हुई और हमारे समाजवादी साथी पूरे प्रदेश में गिरफ्तारियां हमने किसान आंदोलन को लेकर दी। लेकिन एक बात कहता हूँ, बीजेपी जादूगरी कैसे करती है? अभी हमारे रमन मलिक जी ने कहा कि मैं हमारी पार्टी के नेता आलीशान में थे, कांग्रेस के लोग आलीशान बंगलों में थे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं भुलाना बिल्कुल चुनाव तक तो बिल्कुल नहीं भूलने दूंगा, बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव में, सेंट्रल की मोदी की कैबिनेट से लेकर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट तक। नेहा जी आप याद करिए, 2 या 3 मई को रिजल्ट आया था, उससे पूर्व मार्च से लेकर अप्रैल तक 2 महीने पूरा प्रदेश, पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से मर रहा था और बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पांडिचेरी में वो सब चुनाव लड़ रहे। कौन भूल गया उस बात को? आप भुलावा डाल सकते हैं, आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं। आप आलीशान बंगले में रहने की बात इसीलिए कहते हैं कि कोई आपसे न पूछ ले कि आखिर आपके नेता कहाँ थे, आपके मुख्यमंत्री कहाँ थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ थे, कौन व्यक्ति कहाँ था? 2 मई तक लहर कम पड़ गई थी। अप्रैल में जो तांडव मचा उस बात को कोई भूल नहीं सकता है, कोई नहीं भूल सकता है। और मैं फिर एक बात जिम्मेदारी से कहूंगा, आपने 7 कैबिनेट आपके मंत्रियों को सेंट्रल के तो प्रभारी बना दिया, लेकिन उस वक्त कहाँ थे ये कैबिनेट के मंत्री जिस वक्त देश में इतनी आफत थी, लोगों की सांसें एक एक सांस मुश्किल हो गई थी? क्यों कोई मोदी जी ने कैबिनेट नहीं बना दी? क्यों कहीं का प्रभारी नहीं बना दिया कि उनके इलाज, उनकी ऑक्सीजन, उनकी दवाएं, वो सारी चीजें जनता को मुहैया हो जाए? ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लें सर, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल रिएक्शन लीजिए। रमन जी, ये सवाल बार बार उठता है कि साम दाम दंड भेद, सिर्फ चुनाव जीतना एक सूत्रीय एजेंडा बीजेपी का होता है, और ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी दिखा। अभी तो मनोज जी इसी बात को उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी जब कोरोना की लहर से, कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था, उस वक्त भी रैलियां की जा रही थी, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में भी सर अब विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे भी क्या कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी जाएगी जैसे कि पश्चिम बंगाल में उड़ाई गई थी, या कुछ ध्यान रखा जाएगा?
देखिए ऐसा है, हमने तो बिहार चुनाव में भी बोला था कि वर्चुअल रैली कर लो, ये सारे के सारे मना कर दिए थे। और अपने आप जब रिलीज कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो सीपीआई थी, चाहे वो टीएमसी थी, बंगाल की बात अगर हम करें तो उस समय ये सब कर रहे थे, केरल में कर रहे, सब जगह कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं और हम अकेले कर रहे हैं तो हम गुनाहगार। तो सर सब कर रहे हैं तो आप भी करेंगे क्या? सुनिए प्रियंका जी, सुनिए, सवाल का जवाब आप लीजिए। तो ये जो बात आती है ना, ये बार बार यही विषय आता है कि तुम करो तो सुभान अल्लाह और हम करें तो माशाअल्लाह। तो ये जो है ना कि ये कहानी तो वो नहीं कोरोना में मुख्यमंत्री कहा थे ये बताओ। सर देखो, अब ये पूछ रहे हैं आप, गड़बड़ मत करो। सवाल बताओ, आप ये जवाब तो देने को दायित्व दिया था जनता ने, थे नहीं ऐसे बात नहीं चलेगी। मैं आपका सवाल, हमारे नेता थे कांग्रेस आप कहा थे बताओ। नहीं सर, ये इस तरह का अगर आप जवाब देंगे कि सब कर रहे थे तो हम कर रहे थे, तो सर ये सवाल, इस सवाल के जवाब में ये आंसर मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी। बताइए एक मिनट, लोकतंत्र के अंदर जनता के पास जाके वोट लेना लोकतंत्र की प्रक्रिया है। क्या बाकी दल सर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे क्या? लॉकडाउन क्यों लगाए थे सर जब नहीं पालन करना था तो? कि नहीं करेंगे, बीजेपी कर सकती है, बताइए आज मान जाए, आज ये प्रस्ताव लाए कि जी कोरोना के चलते हुए चुनाव के अंदर पब्लिक रैली नहीं करनी चाहिए, और फिर अगर बीजेपी करे तो फिर हम गलत। नहीं तो भी इनको बोलने का अधिकार नहीं है। जिनके घर शीशे के हो उनको दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। दूसरी चीज बीजेपी के जवाब देने दो। सर इस तरह के जवाब की खैर उम्मीद नहीं करते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं सर कि मौजूदा सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है सर, सशक्त सरकार है, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनी हुई है, और इस तरह के जवाब आप देंगे। दर्द हो गई, आईना दिखाया तो दर्द हो गई। जहां सेकंड वेव की बात करते हैं, इसी सरकार ने 10 दिन के अंदर हाथ और सारा कुछ पकड़ लिया, कंट्रोल में ले आए। वही यूएस है इतना बड़ा आज की डेट में, वहां जाके देखिए वहां क्या हालत हो रही है। वहां पे ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए आज हालत खराब हुए हुए, वहां पे लाशेदार है। अब मैं आपको आगे बताता हूं क्या हुआ। जब इस देश में ये बोला गया कि हम 100 करोड़ की जनता को वैक्सीनेशन कर देंगे दिसंबर तक, तब इन दोनों दलों ने बैठ के हंसी उड़ाई थी। आज 70 करोड़ पार कर गए हैं। ये मॉडर्ना और फाइजर की दुकानदारी चलवाने वाले बात करेंगे कोरोना के। हमने 5 करोड़ से ऊपर राशन के पैकेट पहली वेव में बांटे थे, 5 करोड़ से ऊपर दूसरी वेव में बांटे। सर जो आपने किया आपकी जिम्मेदारी भी बनती है ना सर, इसमें जो आपने किया तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। जिनकी जिम्मेदारी नहीं भी बनती उन्होंने भी किया, उस वक्त पे सर जिसकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसने भी किया। वो बता देता हूँ प्रियंका जी, सुनिए, जिनकी बनती थी मैं बताता हूँ क्या हुआ। दीपेंद्र हुड्डा की टीम, तीन दीपेंद्र हरियाणा में बांट रहे थे। वो खालसा एड का सामान था जो किसान आंदोलन के लिए आया था। स्टिकर हटाओ तो खालसा एड का पर्चा निकलता था। ये इनकी असलियत है। और वही खालसा एड जो किसान आंदोलन में सामान भेज रही थी, वो टीम दीपेंद्र बांट रही थी अपने नाम पे। अरे बाप रे, कहाँ तो ये इनकी सच्चाई है। अब क्यों पहुंचाएंगे? और अब आप बात करिए प्रति एकड़ के खर्चे की, तो ये बार बार कर रहे हैं। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी किसान की बढ़ गई, ठीक है सर, पानी की व्यवस्था बढ़ गई, ठीक है। अब हेल्थ कार्ड, ठीक है सर, आपने जो किया, आपने कोरोना काल में सर, बिजली पूरी, आपने पश्चिम बंगाल में जो किया जनता ने उसका जवाब दे दिया सर। उत्तर प्रदेश में जो करेंगे जनता जवाब दे देगी सर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जनता जवाब देगी सर। जनता जब वोट की चोट देगी ना, जब वोट की चोट देगी वो सभी के सामने होगा सर, किसको चुना, किसको हटाया, किसको पसंद करती है, किसको पसंद करती है जनता। ठीक है, ठीक है। बोलता हूँ कि लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि जनता जो है सबकी बातें सुनती है, ठीक है। सबके काम कोरोना काल में सब देखा सर जनता ने, कुछ बताने लायक है नहीं, कुछ बताने वाला है नहीं। सुरेंद्र जी, सवाल ये भी है कि अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ क्या मुद्दे हैं वो जिसके बिहाफ पे अब जो कांग्रेस है
वो चुनाव लड़ेगी? किन मुद्दों के बिहाफ पे? क्या सरकार की विफलताएं रही है? इनकी सफलताएं क्या रही नेहा जी? विफलताएं सर, विफलताएं। हाँ, नहीं, मैं विफलताएं की बात कर रहा हूँ। 70 लाइन इनका मैनिफेस्टो उठाइए, इनके मैनिफेस्टो की पहली लाइन से आखिरी लाइन तक इनको बता दीजिए। इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में एक शमशान वर्सेस कब्रिस्तान भी किया था। मैं उसका भी इसको इनका सच बता देता हूँ, रमन भाई बैठे हुए हैं। इन्होंने तो शमशानों को कब्रिस्तान बना दिया। कहा तो ये कब्रिस्तानों को शमशान बनाने आए थे, इन्होंने शमशानों को कब्र, गंगा में जो उतराती लाशें थी वहां पे लोग जो है गाड़ने लग गए। रमन सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। कितनी देर आप बोलते रहे, मैं कुछ बोला? आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है, बात रखिए। राजपूत जी, नहीं, शर्म नहीं आती है? राजपूत जी देखो, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहे। हम दोनों विषयों पे बात कर रहे हैं। थोड़ी आप शर्म लिहाज की दूसरी बातें करेंगे, मनोज भाई जैसी भाषा इस्तेमाल करेंगे तो मैं भी जवाब देने लायक। नेहा जी मैं हट जाता हूं। ठीक। नहीं देखिए, जिसके आप लोग देखिए अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका वक्त आता है, जो अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन बीच में नहीं। ठीक है, टोका टाकी मत करिए। सुरेंद्र जी जल्दी से बात रखिए अपनी। ठीक है। अब असल बात, ये लोग इतने थेथर लोग हैं ना, बात का टार्तन में तोड़ देते हैं। मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि इन लोगों ने एक भी वादा अगर पूरा किया हो तो मुझे बता दें। इनका वादा पहला था कि 70 लाख रोजगार देंगे, इन्होंने 70,000 रोजगार दिए हो तो बता दें। इनका वादा था महिलाओं को सम्मान देंगे, इन्होंने महिलाओं के जो बलात्कार पीड़ित महिलाएं थी उनके शवों को भी डीजल और पेट्रोल से जला दिया। इन्होंने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, लखीमपुर में चीरहरण इन्होंने करवा दिए। इन्होंने कहा पुलिस को ताकत देंगे, सुबोध कुमार सिंह की हत्या करवाई, और कानपुर में बिकरू कांड 8 पुलिस वाले शहीद हुए। इन्होंने कहा कि किसान को सम्मान देंगे, तो उन्होंने किसान को लाठियां और लाठियों के साथ अपमान, और पूरा का पूरा 9 महीने से किसान इन्होंने सड़क पे बैठा रखा है, और वो सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात में बैठा हुआ है। इन्होंने कहा फसलों का उचित मूल्य देंगे। पिछले 4 साल से इन्होंने 1 रुपए गन्ने का नहीं बढ़ाया, 1 रुपए भी। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि फसल हम आय दुगनी कर देंगे। 3 महीने रह गए 2022 में, इन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे, इन्होंने आय दुगनी नहीं की, खर्चे दुगने कर दिए। 22,000 रुपए पर एकड़ किसान का खर्च बढ़ गया है। आपके सामने डीजल डबल हो गया। मैंने डीएपी का बता दिया, यूरिया का बता दिया, फार्मिंग इक्विपमेंट का बता दिया, और कुछ चाहिए वो भी बता देता हूं आपको। मंडियां इन्होंने नाश कर दी। इन्होंने किसान का नाश किया, नौजवान का नाश किया, मजदूर का नाश किया, महिलाओं के सम्मान के प्रति इन्होंने अपमानजनक व्यवहार अपनाया। तो हम तो ये सारी चीजें, इनका जो मैनिफेस्टो है वही लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि भैया टैबलेट किसी को मिला क्या, किसी को। लेकिन सरकार का तो सर कहना है कि आर्थिक मोर्चे पर पहले उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे है, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। किस चीज में? आर्थिक तौर पर निवेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहले 14वें नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पर है, ऐसा कहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। कैसे देखते हैं? उसका भी हेडलाइन मैनेजमेंट उसका भी सुन लें, और रमन भाई अगर हिम्मत हो तो जवाब दे दें। इन्होंने 4,98,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए थे। 4,98,000 जब 2017 में आए थे नेहा जी, आप लोगों ने खूब बहस करी होगी उस वक्त। 4,98,000 करोड़ में अगर 40,000 करोड़ का भी निवेश आया हो तो बता दीजिए आप। ये मूल रूप से कागजों में काम करते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। एक फैक्ट्री आई हो, एक आदमी को रोजगार मिला हो, एक कोई ऐसी योजना बता दे ये जो 2017 में शुरू हुई हो और जिसका लोकार्पण इन्होंने कर दिया हो। शिलान्यास 2017 में और लोकार्पण अभी कर दिया। एक योजना नहीं है इनके पास। ठीक है, उन योजनाओं की बात करेंगे। किन योजनाओं के बलबूते एक बार फिर से दावा कर रही है? बीच में लगातार हमारे साथ इस लोकतंत्र के खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे रमन जी, बहुत सारे आरोप ब्रेक पे जाने से पहले सुरेंद्र राजपूत जी ने आप पे लगाएंगे, आपकी सरकार पर लगाएंगे। उनका कहना है कि रोजगार के मामले में, महिलाओं को सम्मान देने के मामले में, पुलिस या ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के मामले में, किसानों के सम्मान देने के मामले में, फसलों का उचित मूल्य देने के मामले
मामले में और साथ ही साथ महंगाई के मामले में या फिर निवेश को बढ़ाने के मामले में, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह से भाजपा की सरकार विफल साबित हुई है। सर, कैसे जाएंगे जनता के बीच में? जी, उन राजमार्गों से जिनकी उद्घोषणा अखिलेश राज में हो गई थी कागजों पे, लेकिन जिनके ऊपर एक सिंगल पैसा भी आर्थिक आवंटन नहीं हुआ था, वो खत्म हो गए हैं। बहुत सारे जगह कंप्लीट होने जा रहे हैं, बहुत सारे कंप्लीट हो गए। लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर के एक्सप्रेसवे जो हैं वो खत्म हो गए हैं और काम बिल्कुल अंतिम कुछ में स्तर पे है। तो उन रास्तों पे जाएंगे, उन रास्तों पे जाएंगे कि जहां एक कुख्यात सरगना, एक बाहुबली जो है, जिसको पंजाब की कांग्रेस सरकार बचा के बैठी हुई थी, और उस पंजाब की सरकार के वहां वो बता दो, आपके बीच में बोलूं? और फटाफट आके जब वो यहाँ पे आया, तो अरे रमन भाई, तू बता तो आपके बीच में बोलूं क्या? आजम खान था जो बार बार ये बोलता था कि हमारे यहाँ पे बिना नेहा जी इजाजत है मुझे बीच में बोलने? मैं आपको टाइम देती हूँ, मैं आपको मौका देती हूँ। FIR नहीं दर्ज होगी। उसका अपना क्या हाल हुआ उसका देख लीजिए, जहाँ गुंडों की हालत खराब हो गई और वो ये आज बोलते हैं कि या तो जेल में हो जाएं या हमारे को यहाँ से जाने दो। वो हालात जो हैं वो जनता अपने आप साथ लेके जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं पूछना चाहूंगा और आज बोलना चाहूंगा, जो ये वापस उसी मुख्तार अंसारी के भाई को गले लगा रहे थे, उनसे वो किस मुंह से जाएंगे जवाब देने जनता को, वो एक अलग विषय था। हाँ, इतना और बता दूं कि जैसे अमेठी में एक वो फैक्ट्री लगनी थी, उसका 1996 से 92 से लगा हुआ था पत्थर, आज तक वो खाली जमीन थी। तो वहां पे AK 203 की फैक्ट्री लगना और उस पर काम चालू होना, उसकी जमीन लेनी, उसका काम शुरू करना, ये दिखाएगा डिफेंस कॉरिडोर कैसे बन रहा है और उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, फिल्म सिटी कैसे बन रही है, एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स कैसे बन रहे हैं। इनके पास तो उद्घोषणा थी। इस सरकार ने तो हॉस्पिटल बना के दिए हैं, चालू हो गए। ठीक है, तो मैं ये आज पूछना चाहूंगा कि ये जो जितना बोलते ना, कुएं में बैठ के सिर्फ वो मत देखो जो तुम्हारे को 4 दीवारों में दिख रहा है, बाहर निकल के थोड़ा सा भ्रमण करो। प्रदेश में भ्रमण करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ, कहाँ अपने को इनको नहीं बोलना चाहिए और कहाँ बोल पड़ना चाहिए। ठीक है, मनोज जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि रमन जी तो कह रहे हैं कि हमने खूब काम किया और उस काम के बिहाफ पे हम जनता के बीच में जाएंगे। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, इतनी विफलताएं हैं सरकार की? देखिए नेहा जी, मुझे हमेशा से ये लगता था कि बीजेपी के प्रवक्ता नेता जो टीवी पे बैठते हैं बड़े बुद्धिमान, पढ़े लिखे और जीनियस लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि अब मैं भी 2, 2.5, 3 साल से डिबेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है उनको ज्ञान का अभाव है। जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी झूठ बोल सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट नहीं झूठ बोल सकता। का बजट उत्तर प्रदेश का उठा के देख लीजिए, 1600 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए, जो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पे का आप काम कर रहा है। और आवंटन था जमीन अधिग्रहण का। जमीन अधिग्रहण का 80% पैसा और काम समाजवादी पार्टी में पूरा हो गया था। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका झूठ जनता को पता चलना चाहिए। 20% वो रह गए थे जिसमें कोई विवाद था या मुआवजे को लेकर और इस तरह की तमाम सारी चीजें थी, वो सिर्फ 20% रह गया था। तो भूमि अधिग्रहण का काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया था, बाकी काम इन्होंने किया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कागज पे किया था, आपने जमीन पे उतार दिया, और जमीन पे उतारने के लिए धन्यवाद। लेकिन सत्ता काहे के लिए थे? सत्ता काहे के लिए लिए थे? जमीन पे काम करने के लिए लिए थे ना, कि फिर पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए लगाए थे। लेकिन एक बात कहूंगा, मानता हूं मैं, बीच में नहीं, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने काम किए हैं। अयोध्या में इस बार दिवाली में 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, और वो दिए जानते दिवाली के नहीं होंगे, स्पष्ट बात बता रहा हूं, वो दिए होंगे उत्तर प्रदेश की जनता में जो 7.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई है, वो उनके दिए जलाएगी बीजेपी, उनकी मौतों पे दिए जलाएगी बीजेपी। क्योंकि आज तक बीजेपी ने सच पत्र नहीं दिया उत्तर प्रदेश के विगत 2 से 3 महीनों में कितनी मौतें कोरोना काल में हुई, आज तक नहीं बताया, सच पत्र नहीं जारी किया। दिवाली पे दिए क्यों जलाए जाते हैं सर? दिवाली पे मनोज यादव जी दिए क्यों जलाए जाते हैं? दिवाली से तो इन्हें चिढ़ है ना,
अयोध्या में 1990 में गोलियां मारी थी, वो वही है, वो गुस्सा बोल रहा है अयोध्या का। आज से पहले भी जलाए जाते थे ना सर, पिछले दिवाली पे भी जलाए गए थे ना, उससे पिछले दिवाली पे भी जलाए गए थे ना। क्या लिखा पता नहीं कौन से मलिक तो मुसलमान लिखते हैं। मलिक तो मुसलमान लोग लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मनोज जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं रमन जी का रुख करती हूँ। ठीक है, मेरा नाम मनोज यादव है, मेरे नेता का नाम अखिलेश यादव, उनके पिताजी का नाम मुलायम सिंह यादव है। आप क्या हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम के नाम के आगे ये आपको शब्द पाएंगी क्या? नहीं पाएंगी। लेकिन सलीम मलिक है, गुफरान मलिक है, तो हमसे बड़ा हिंदुत्व कौन होगा? अपने हिंदुत्व का टेस्ट करा लीजिए और टीवी निजी तौर पर टिप्पणी नहीं सर, मनोज जी निजी तौर पर टिप्पणी नहीं, नहीं, इस तरह से नहीं मनोज जी, आपसे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ। आप इतने सीनियर लीडर हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं। और दिवाली रामायण काल से दिवाली चली आ रही, हमारी पीढ़ियां दिवाली मनाते हैं। हम मनोज यादव, अगर मेरे धर्म की बात करोगे तो मैं तुम्हारा मुल्ला मुलायम सामने ले आऊंगा। हमको मुलायम कहने से पहले अपने नाम दे देना, अमित शाह का नाम। इस तरह से नहीं सर, आया था इस देश में, तुम्हारी तरह नहीं हो। मलिक वाले मलिक हो क्या? ये गुफरान मलिक वाले मलिक। ठीक है, इस तरह से नहीं सर। जनता देखती है, देखिए इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है जनता पर, ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। एक दूसरे पर इस तरह से निजी टिप्पणी आप मत करिए, उससे बचिए सर। अरे तुम्हारी पार्टी है सर, इसमें कोई साबित करने की जरूरत है क्या? एक सेकंड रमन जी, मनोज जी, एक सेकंड सर, इस तरह से नहीं ना। आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के। सुनिए मनोज यादव जी, क्या आपको ये साबित करने की जरूरत है कि आप हिंदू हैं? आप क्यों इतनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं सर, क्यों इतनी स्पष्टीकरण दे रहे हैं? बीजेपी के लोग हम लोगों को हिंदू कहते हैं। सर मारती है मुझे, किस देश में कह रहे हैं आप जहाँ पे हमको हिंदू को हिंदू नहीं कहा जा रहा है? अगर बीजेपी में नहीं हो, बीजेपी के हिंदू नहीं हो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं सर, आपसे भी आखिरी टिप्पणी ले लेती हूं। ये हिंदुत्व का मसला जो अभी भी आपने देखा कि दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, ये हिंदुत्व का मसला भी क्या इस विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है? अयोध्या में राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया है उसके साथ ही। देखिए नेहा, एक चीज जाती है ना, कहते हैं ना कि घी में संवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और भाजपा वाले अपनी चोटी दिखा रहे हैं। अरे भाई भाजपा वालों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं कि जो सरकार अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की सरकार का समर्थन कर रही है, वो सरकार हिंदुओं की कैसे हो सकती है? जरा बताओ। जो सरकार मुल्ला बरादर का, मुल्ला खुंद का, अरे चुप रह के सुनो भाई, चुप रह के सुनो, पहले सुन लो। देखो नेहा, ये गलत बात है ना। मन में नहीं हूँ कि बेवजह की बहस करूं। नहीं सर, अभी तक तो समर्थन नहीं किया है, सुरेंद्र जी। 2 की बातचीत हो चुकी है। क्या कह रही है? समर्थन अभी तक नहीं किया है सर, बताइए ना कि अभी तक क्या उन्होंने समर्थन दिया है। नहीं मनोज एक मिनट मैं बता देता हूँ। रमन भाई पढ़ लिख करके नहीं आते हैं। यूएनएससी में इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत थे। 13 मुल्कों ने आतंकी तालिबान से आतंक का शब्द हटाया, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये कहा कि आप आतंक नहीं करेंगे, वरना आपकी सरकार को हम मान्यता देते। यूएनएसपी में भारत के समर्थन में 13 देशों ने दिया है, पहली बार हुआ है। और दूसरी बात, देश दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कह करके संबोधित किया जा रहा है। आज जो है पता नहीं कब बिरयानी खाने चले जाए मोदी जी काबुल में, पता ही नहीं है। ये बिरयानी खाने अचानक चले जाएंगे। उससे पहले पाकिस्तान चले गए थे। हिंदुओं की सरकार,
है। तो जाहिर तौर पे इस डिबेट से निकल के सामने आया कि हिंदुत्व का मुद्दा भी बहुत हद तक विधानसभा चुनावों पर असर डाल सकता है। जाहिर तौर पे देखने वाली बात यही होगी कि जनता आखिर किसकी बातों पर विश्वास करती है, किसके दावे वादों पर विश्वास करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।